गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज़ में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और ये चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे जो इस प्रकार हैं। ए, मैनेजमेंट कंसेप्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन। बी, इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। और सी, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो पर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट का लिंक दिया है। उस ऑनलाइन टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए और इमीडिएटली अपना स्कोर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट कंसेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन। हम मैनेजमेंट की कंसेप्ट को, मीनिंग को और डेफिनेशन को समझेंगे। इसके लिए एक कोटेशन से स्टार्ट करते हैं। कोटेशन देखते हैं। The management of an organization does not achieve its objective by chance, but it is done by following a process called management. अगर हम इस कोटेशन को ध्यान से पढ़ें तो इसका अर्थ है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अपने उद्देश्यों या कहें कि ऑब्जेक्टिव्स को बाय चांस का मतलब संयोगवश, भाग्यवश प्राप्त नहीं करता, बल्कि उद्देश्यों, ऑब्जेक्टिव्स को एक प्रक्रिया, प्रोसेस का पालन करके प्राप्त कर पाता है और इस प्रक्रिया को मैनेजमेंट या प्रबंध कहा जाता है। इस कोटेशन में एक खास बात यह है कि जो डूअर है यानी करता है, यानी कार्य करने वाला है, उसको भी मैनेजमेंट कहा गया है, और डूअर यानी कर्ता जो कार्य करता है उसे भी मैनेजमेंट कहा गया है। कोटेशन का एनालिसिस करने पर यह कंक्लूजन निकलता है कि मैनेजमेंट या प्रबंध के मीनिंग, डेफिनेशन या अर्थ को 2 तरीक़ों से समझा जा सकता है। ये 2 तरीके कौन से हैं? मैनेजमेंट मीनिंग ऑब्लिक डेफिनेशन एज ए डूअर, और वी कैन से एज ए नाउन, एज एन एक्ट, और वी कैन से एज ए वर्ब और प्रोसेस। एज ए नाउन, ग्रुप ऑफ मैनेजर्स आर कॉल्ड मैनेजमेंट. As an act, activities, functions which are performed by group of managers are called management. अब यहाँ पर नाउन की डेफिनेशन को हम इतना, नाउन वाली जो डेफिनेशन है उसको इतना इम्पोर्टेंस हम नहीं देते, क्योंकि इसमें कुछ करने का कोई सेंस नहीं अराइज हो रहा है, जबकि वर्ब या प्रोसेस में कुछ करने की बात की जा रही है, कुछ अचीव करने की बात की जा रही है। इसीलिए मैनेजमेंट की जितनी भी डेफिनेशन है उनमें प्रोसेस वाली डेफिनेशन को ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है। मैनेजमेंट की डेफिनेशन हंड्रेड्स ऑफ मैनेजमेंट स्कॉलर्स ने दी है। सभी डेफिनेशन में से 10% डेफिनेशन को भी याद रखना मुश्किल है। मैनेजमेंट स्कॉलर हेराल्ड कुंटर से जब कहा गया कि आप मैनेजमेंट की अपनी डेफिनेशन दीजिए, तो उन्होंने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर पहले से मौजूद सभी डेफिनेशन को एक ट्री, पेड़ मान लिया जाए तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन का एक जंगल खड़ा हो जाएगा। इसीलिए हम भी मैनेजमेंट की सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट की जाने वाली 3 डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट की हम 3 डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन हम लेते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग विच एम्स एट achieving organizational objectives, targets, goals with effectiveness and efficiency. मैनेजमेंट की यह सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट की जाने वाली डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन में मैनेजमेंट को 5 फंक्शंस की एक प्रोसेस कहा गया है। ये 5 फंक्शन जो हैं वो कौन कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इनको हम एक एक्रोनिम से याद कर सकते हैं, POSDC। प्लानिंग P के लिए है, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग एंड C फॉर कंट्रोलिंग। इन सभी फंक्शन का जो एम होता है वो होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ। इस डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसके की टर्म्स को समझेंगे, उनका मीनिंग समझेंगे। ये की टर्म्स कौन से हैं? नंबर 1 देखिए यहाँ पर मैनेजमेंट, नंबर 2 प्रोसेस, नंबर 3 गोल्स, टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव्स, नंबर 4 इफेक्टिवनेस और नंबर 5 एफिशिएंसी। इन की टर्म्स को समझने से पहले हम 2 डेफिनेशन और देख लेते हैं।
उसके बाद हम इन की टर्म्स के ऊपर चलेंगे। दूसरी डेफिनेशन है मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके द्वारा दूसरों से काम करवाया जाता है। अगर हम ध्यान से देखें तो जो मैनेजर्स होते हैं वो ज़्यादातर काम करवाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है मैनेजर कोई काम नहीं करते। मैनेजर काम करवाते हैं और काम करवाना भी एक काम होता है और वो ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए मैनेजमेंट को एक प्रोसेस या आर्ट कहा जाता है जिसके द्वारा दूसरों से काम करवाया जाता है। मैनेजमेंट की तीसरी डेफिनेशन हम मैनेजमेंट के वर्ड में से ही निकालेंगे। इसको हम 3 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे तो डेफिनेशन बन जाएगी। तो पहले हम ले रहे हैं MANAG तक का पोर्शन, मैनेज। फिर हम ले रहे हैं मैन, MEN, मैन। और तीसरा हिस्सा T, और T से हमने बनाया है टैक्टफुली, और टैक्टफुली से बनता है स्किलफुली। इसका मतलब है मैनेजमेंट टैक्टफुली स्किलफुली इज कॉल्ड मैनेजमेंट। टैक्टफुली और स्किलफुली का मतलब होता है जब हम थियोरेटिकल नॉलेज को बेस्ट वे में अप्लाई करते हैं तो उसको स्किल या टैक्ट कहा जाता है। तो ह्यूमन रिसोर्स को, मैन पावर को टैक्टफुली मैनेज करना ही मैनेजमेंट होता है। तो इस तरह से ये तीनों डेफिनेशन हमने देखी। अब हम इन तीनों डेफिनेशन में जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल डेफिनेशन और कंप्लीट डेफिनेशन है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके की टर्म्स को, जो कि फर्स्ट वाली है। तो सबसे पहले हम चलते हैं की टर्म जो है हमारा प्रोसेस, उसकी तरफ। तो हम प्रोसेस का मीनिंग समझेंगे। तो आइए देखते हैं प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस किसे बोला जाता है, प्रोसेस होता क्या है, तो इसका मीनिंग देखते हैं। प्रोसेस इज़ नॉट ए सिंगल स्टेप एक्टिविटी, rather it involves series of functions steps. Order or sequence of functions steps cannot be changed in a process. प्रोसेस एक सिंगल स्टेप एक्टिविटी नहीं होती है, इसमें एक से ज़्यादा स्टेप या एक्टिविटीज़ होती हैं। इट इन्वॉल्व्स सीरीज ऑफ फंक्शन और स्टेप्स, यानी सीरीज यानी एक से ज़्यादा फंक्शंस या स्टेप्स होते हैं। और एक और ख़ास बात है, जो फंक्शन होते हैं उनका एक ऑर्डर या सीक्वेंस होता है जो फिक्स होता है। आप उस सीक्वेंस या ऑर्डर को, फंक्शंस के ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। एक और बात है, प्रोसेस को हम प्रोसीजर भी कहते हैं। प्रोसेस इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोसीजर। तो इस तरह से हमने प्रोसेस का मीनिंग समझ लिया। तो मैनेजमेंट भी क्या है, प्रोसेस है। कैसे प्रोसेस है इसको देखते हैं। तो मैनेजमेंट में देखेंगे हम, मैनेजमेंट में 5 फंक्शन आते हैं और उनको हम इंडिकेट करते हैं POSDC से। P से क्या बनेगा, P से बनेगा प्लानिंग। O से क्या बनेगा, O से बनेगा ऑर्गेनाइजिंग। S से बनेगा स्टाफिंग, और D से बनेगा डायरेक्टिंग, और C से बनेगा कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट के जो फंक्शन है, ये स्टेप्स हैं, इनका एक सीक्वेंस है, एक ऑर्डर है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। अगर हम इन 5 फंक्शंस को प्रॉपर सीक्वेंस में, जो इनका सीक्वेंस है उसमें अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे तो हमें हमारा टारगेट या ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स अचीव हो जाएंगे। प्रोसेस का मीनिंग समझने के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट की टर्म की तरफ। इसके लिए हम वापस डेफिनेशन के ऊपर आ रहे हैं, और डेफिनेशन में नेक्स्ट की टर्म कौन सा है, नंबर 3 है, ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स या गोल्स। अब हम देखते हैं इनका ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स या गोल्स का क्या मीनिंग होता है। ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स या गोल्स को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे, इट रेफर्स टू एंड डेस्टिनेशन पॉइंट्स एट विच एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू रीच। ये वो एंड या डेस्टिनेशन पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन पहुँचना चाहता है। ये वो अंतिम बिंदु है जिनको एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहता है और सारी एक्टिविटीज़ उसके लिए करता है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स को टारगेट भी बोल सकते हैं और गोल्स भी बोल सकते हैं। हालांकि इन तीनों में डिफरेंस होता है, लेकिन अभी आप 12th लेवल पर बिजनेस स्टडीज़ और मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो आपके सिलेबस में इन तीनों में डिफरेंस का कोई टॉपिक नहीं है और ना ही कोई क्वेश्चन आता है। तो आप अभी इस लेवल पर इन तीनों का मीनिंग एक ही लेंगे। नेक्स्ट की टर्म देखने के लिए वापस डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट की टर्म कौन सा है, नेक्स्ट की टर्म 2 है, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। दोनों को हम साइड बाय साइड समझेंगे, दोनों की एक डिफरेंस टेबल्स बनाएंगे और उसको एनालाइज करके समझेंगे। तो चलते हैं डिफरेंस टेबल की तरफ। डिफरेंस टेबल बना रहे हैं हम आपके सामने।
और यहाँ पर 3 कॉलम है। पहला कॉलम है बेसिस ऑफ डिफरेंस, दूसरा कॉलम है इफ़ेक्टिवनेस और तीसरा है एफिशिएंसी। तो हम 3 बेसिस पर डिफरेंस देखेंगे, एक तो मीनिंग, दूसरा ऑब्जेक्टिव और तीसरा है मेन कंसीडरेशन। सबसे पहले मीनिंग को बेस बनाते हैं डिफरेंस का। इफ़ेक्टिवनेस का क्या मीनिंग होता है? इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम नो मैटर वाट एवर इज़ द कोस्ट पेड ऑब्लिक पेबल फॉर इट। इसका मतलब है, इफ़ेक्टिवनेस का मतलब होता है जॉब यानी काम को टाइम पर करना, और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कोई मैटर नहीं करता कि कॉस्ट कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, या जो स्टैंडर्ड तय किया गया है कॉस्ट का उसके अकॉर्डिंग आ रही है। मतलब यहाँ पर टाइम इम्पॉर्टेंट है, कॉस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। एफिशिएंसी का क्या मीनिंग होता है? इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब एट मिनिमम कॉस्ट। एफिशिएंसी में क्लियर कहा गया है कि जॉब यानी काम को मिनिमम कॉस्ट पे करना। तो यहाँ पर इफ़ेक्टिवनेस में टाइम और एफिशिएंसी में कॉस्ट पर जोर दिया गया है। इसको कैसे याद रखें? कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है जब दोनों वर्ड सामने आते हैं। उसको ये तो याद रहता है कि एक में कॉस्ट के ऊपर जोर है, दूसरे में टाइम के ऊपर है, स्ट्रेस है, लेकिन कहाँ किसका है वो मैच नहीं कर पाता। तो उसकी एक ट्रिक बता रहा हूँ। एफिशिएंसी में सी 2 बार आया है, देख लीजिए, सी 2 बार आया है, तो यहाँ पर सी 2 बार आया है, और इफ़ेक्टिवनेस में 1 बार आया है। तो कहाँ पर ज़्यादा सी आया है? एफिशिएंसी में। तो सी से हमने निकाल लिया कॉस्ट, क्योंकि सी 2 बार आया है। इफ़ेक्टिवनेस में हम भी सी आया है लेकिन 1 बार आया है, इसीलिए हम उसके ऊपर जोर नहीं मान रहे, स्ट्रेस नहीं मान रहे, इसीलिए कॉस्ट नहीं ले रहे हैं। तो एक तो ये है। अब आप देखिए इफ़ेक्टिवनेस में टी आया है जबकि एफिशिएंसी में टी नहीं है। तो टी से क्या बनता है? टी फॉर टाइम, टी से बन गया टाइम। तो इफ़ेक्टिवनेस में टाइम और एफिशिएंसी में कॉस्ट। एक और चीज़ है, अगर आप देखें इफ़ेक्टिव का जो टिव है TIV ही, ये ऑब्जेक्टिव का टिव है, उससे मिलता है, उच्चारण मिल रहा है, ऑब्जेक्टिव इफ़ेक्टिव। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आ गया। तो ऑब्जेक्टिव को टाइम पर अचीव करना ही इफ़ेक्टिवनेस है, और मिनिमम कॉस्ट पर काम को करना एफिशिएंसी है। तो इस तरह से आप मीनिंग का जो बेस है उसके बेस पर डिफरेंस को याद रख सकते हैं, और आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी अगर वर्ड आ जाता है और अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो इस ट्रिक के द्वारा आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इनके बाद इन दोनों बेस को, ऑब्जेक्टिव और मेन कंसिडरेशन को समझना बहुत आसान है। मीनिंग को ही दूसरे तरीके से लिख दिया गया है और कुछ नहीं किया गया है। तो अगर आप मीनिंग के बेस पर डिफरेंस याद रखते हैं तो नीचे वाली डिफरेंस भी आप लिख लेंगे, आपको ऐसे ही लगेगा कि इस मीनिंग को ही दूसरे तरीके से लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर, और इफ़ेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अचीव एंड रिजल्ट ऑन टाइम, और एफिशिएंसी का टू अचीव एंड रिजल्ट एट मिनिमम कॉस्ट। मेन कंसिडरेशन क्या है? टाइम है इफ़ेक्टिवनेस में, और एफिशिएंसी में कॉस्ट है। तो मीनिंग को ही दूसरे तरीके से बोला गया है। तो ये डिफरेंस टेबल हो गई। अब हम इस इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बेस पर कुछ और एनालिसिस करते हैं और सीखते हैं कि कब तो इफ़ेक्टिव माना जाता है और कब एफिशिएंट माना जाता है। एनालिसिस फॉर इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। अब हम इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का एनालिसिस करेंगे। इसके लिए हम एक क्वेश्चन को एग्जाम्पल बना रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। Rama Cloths Limited's target is to produce 20,000 shirts per month at a cost of ₹500 per shirt. Rama Cloths Limited को टारगेट दिया गया है एक महीने में कम से कम 20,000 शर्ट्स का प्रोडक्शन करना है, और कॉस्ट 500 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर टारगेट जो है, प्रोडक्शन मंथली टारगेट टाइमली जो है वो 20,000 होना चाहिए या 20,000 से ज़्यादा। तो 20,000 या 20,000 से ज़्यादा होता है तो ये एक्सेप्टेबल है, और 20,000 से कम है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ऐसी कॉस्ट जो है वो 500 आनी चाहिए या 500 से कम आनी चाहिए, तो ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन 500 से ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं। डू यू थिंक द मैनेजर इज़ इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट? क्या आपको लगता है कि मैनेजर इफ़ेक्टिव है और एफिशिएंट है, या दोनों है, या दोनों में से कोई एक है? इफ़ द प्रोडक्शन इज़, अगर प्रोडक्शन है, अब प्रोडक्शन की 4 कंडीशन आपके सामने हैं। कंडीशन ए है, देखिए कंडीशन ए क्या है? 20,500 शर्ट्स पर मंथ एट ए कॉस्ट ऑफ ₹520 पर शर्ट। तो यहाँ पर इफ़ द प्रोडक्शन इसको सबके साथ ऐड करना है। इफ़ द प्रोडक्शन इज़ 20,500 शर्ट्स पर मंथ एट ए कॉस्ट ऑफ 520 पर शर्ट। तो आप देखिए
टारगेट था एक महीने का 20,000 और यहाँ पर 20,000 को अचीव कर लिया गया, उससे भी ज़्यादा प्रोडक्शन किया गया है। तो यहाँ पर मैनेजर केस ए में, कंडीशन ए में इफ़ेक्टिव तो है। और यहाँ कोस्ट की बात करें तो कोस्ट 500 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, इनकर होनी चाहिए 500 से कम या 500 तक ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर कोस्ट 520 यानी 500 से ज़्यादा आ गई है, तो ये मैनेजर यहाँ पर इनएफिशिएंट माना जाएगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन लेते हैं, कंडीशन बी। कंडीशन बी में देखते हैं क्या है। 19,000 इफ़ द प्रोडक्शन इज़, सबके साथ ऐड करना है आपको ये वाला क्लॉज, इफ़ द प्रोडक्शन इज़ 19,500 शर्ट्स पर मंथ एट ए कॉस्ट ऑफ ₹490 पर शर्ट। और कॉस्ट कितनी है 490। तो आप देखिए मंथली टारगेट 20,000 है, लेकिन यहाँ पर अचीव नहीं हुआ, उससे कम प्रोडक्शन हुआ है। तो इस केस में मैनेजर इनइफेक्टिव है, यानी इफ़ेक्टिव नहीं है। और कॉस्ट 500 के बराबर या उससे कम आनी चाहिए थी, तो यहाँ पर कॉस्ट 500 से कम आ रही है। तो यहाँ पर मैनेजर इनइफेक्टिव तो है लेकिन एफिशिएंट है, क्योंकि उसने कॉस्ट को कंट्रोल कर लिया। केस सी ले लेते हैं। केस सी में क्या है देखते हैं। इफ़ द प्रोडक्शन इज़ 19,800 शर्ट्स पर मंथ एट ए कॉस्ट ऑफ ₹510 पर शर्ट। तो यहाँ पर पहले मंथली टारगेट देखते हैं। तो मंथली टारगेट अचीव नहीं हुआ है, तो मैनेजर क्या हो गया, इनइफेक्टिव हो गया। और कॉस्ट भी 500 से ज़्यादा है, 510, तो मैनेजर इनएफिशिएंट भी है। तो इस केस में इनइफेक्टिव और इनएफिशिएंट दोनों हैं, दोनों रेड कलर से है, जो अलार्मिंग है। एक कंडीशन में एक रेड है और एक ग्रीन सिग्नल है, बी में भी एक ग्रीन है एक रेड है, और यहाँ पर दोनों रेड है, दोनों अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके बाद हम चलते हैं कंडीशन डी की तरफ। डी में देखेंगे, डी में 20,000 इफ़ द प्रोडक्शन इज़ 20,000 पर शर्ट्स पर मंथ एट ए कॉस्ट ऑफ ₹500 पर शर्ट। तो यहाँ पर 20,000 प्रोडक्शन हो चुका है, तो मैनेजर यहाँ पर टारगेट को अचीव कर लिया है मैनेजर ने, तो वो इफ़ेक्टिव है। तो ये ग्रीन सिग्नल है। और कॉस्ट जो है 500 आना चाहिए था, तो कॉस्ट 500 ही है, यानी वो भी लिमिट में ही है, लिमिट को टच कर रही है, यानी मैक्सिमम लिमिट जो स्टैंडर्ड है उसको टच कर रही है। तो मैनेजर यहाँ पर एफिशिएंट भी है, तो दोनों ग्रीन सिग्नल है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं अलग अलग सिचुएशन में मैनेजर की कंडीशन। आपको पता होना चाहिए कि जो डी कंडीशन है वो होना चाहिए, मैनेजमेंट डी कंडीशन को पॉसिबल करता है और ABC कंडीशन को अवॉइड करता है। अगर हम मैनेजमेंट को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो ABC में से कोई एक कंडीशन हमें फेस करनी होगी, और अगर हम मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं तो हम डी कंडीशन यानी इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंट दोनों जो टारगेट है उसको अचीव कर लेंगे। तो इस तरह से आपने देखा, हमने एनालिसिस ऑफ इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी को भी समझ लिया है। और अब हम वापस डेफिनेशन पे चलते हैं और देखते हैं कि डेफिनेशन में से हमने कौन कौन सा पोर्शन डिस्कस कर लिया है और कौन कौन सा पोर्शन अभी भी बचा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने है, हमने इसमें प्रोसेस को डिस्कस कर लिया, उसके बाद हमने गोल्स को, टारगेट्स को, इनको भी डिस्कस कर लिया, इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को डिस्कस कर लिया। अब हमारे सामने जो है यहाँ पर ये फंक्शन है मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब हम इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और वो हमारा जो है आज का टॉपिक सी है। और आज का लास्ट टॉपिक फंक्शंस स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट है। फंक्शंस और स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट के को याद करने के लिए हमने एक एक्रोनिम सीखा था, POSDC। इससे पहले प्रोसेस में हमने सिर्फ इनका सीक्वेंस देखा था, इनका मीनिंग नहीं देखा था। अब हम इनका एक एक का मीनिंग देखेंगे, इन फंक्शन को समझेंगे, शॉर्ट में समझेंगे, क्योंकि आगे वाले जो चैप्टर हैं बिजनेस स्टडीज़ में हर फंक्शन के ऊपर सेपरेट चैप्टर बना हुआ है, डिटेल में वहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्लानिंग से। प्लानिंग क्या होती है वो देखेंगे। इट इज़ प्राइमरी और फर्स्ट फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। ये मैनेजमेंट या मैनेजर का प्राइमरी फंक्शन होता है। सबसे पहले मैनेजर प्लानिंग ही करता है, आप भी देख ही रहे हैं इसी सीक्वेंस में सबसे पहले प्लानिंग आ रहा है, प्राइमरी यानी फर्स्ट फंक्शन। इट रेफर्स टू डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन इन फ्यूचर। तो ध्यान से देखें, इन फ्यूचर और इन एडवांस। तो फ्यूचर अभी आया नहीं है, उससे पहले हम डिसाइड करते हैं आज ही, एडवांस में पहले ही, कि हमें फ्यूचर में क्या करना है। इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, थिंकिंग बिफोर हैंड और डूइंग। इसको सिंपल लैंग्वेज में बोला जाता है थिंकिंग बिफोर डूइंग, लेकिन कभी कभी हम इसको थिंकिंग बिफोर हैंड भी कहते हैं। हैंड का मतलब यहाँ पर डूइंग यानी करने से है।
तो यहाँ प्लानिंग का जो सेंस है वो फ्यूचर के लिए कोर्स ऑफ एक्शन एडवांस में डिसाइड करना कि फ्यूचर में हम क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, उससे है। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसी एग्जांपल से हम सारे फंक्शन भी समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल है, वी विल ओपन स्टार्ट ए कॉलेज। हमने डिसाइड किया है कि हम एक कॉलेज स्टार्ट करेंगे, खोलेंगे, और इसमें हम साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम्स की बैचलर और मास्टर डिग्रीज देंगे। यानी इसमें बीकॉम, बीए, बीएससी, एमए, एमकॉम और एमएससी की डिग्रीज हम देंगे। यानी इसके लिए हम स्टडी कराएंगे, उसके बाद डिग्री देंगे। तो हमने डिसाइड किया है, और क्या डिसाइड किया है, वी विल प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन इंक्लूडिंग वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हम वीकर सेक्शन का भी ध्यान रखेंगे, सोसाइटी का वो सेक्शन जो एजुकेशन से डिप्राइव्ड है, उनको भी हम ये अपॉर्चुनिटी देंगे। इसके अलावा हम क्या करेंगे, हम डिसाइड कर रहे हैं, वी विल यानी फ्यूचर के लिए है, वी विल प्रोवाइड ऑल राउंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल स्टूडेंट्स। हम सभी स्टूडेंट्स को ऑल राउंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा वी विल ट्रेन स्टूडेंट्स फॉर बीइंग ए गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री। एजुकेशन के अलावा हम उनको ये भी सिखाएंगे कि एक कंट्री में गुड कंट्रीमैन यानी गुड सिटीजन कैसे बनकर रहा जाता है, अब उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो उसे पूरी करनी चाहिए, ड्यूटीज़ क्या हैं। और लास्ट में वी विल ट्रेन स्टूडेंट्स फॉर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। हर एजुकेशन का लास्ट टारगेट ये होता है कि कोई भी जो स्टूडेंट है वो अनएम्प्लॉयड ना रहे। तो ये सब हम फ्यूचर के लिए डिसाइड कर रहे हैं। वी विल यानी हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्लानिंग। तो इस तरह से आपको प्लानिंग का मीनिंग समझ में आ गया होगा। प्लानिंग के बाद चलेंगे ऑर्गेनाइजिंग की तरफ। प्लानिंग के बाद सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की तरफ चलते हैं, और वो है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है, इट रेफर्स टू डिटरमाइनिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ रोल्स एंड क्रिएटिंग वेरियस डिपार्टमेंट्स। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ रोल्स, संबंधों का ढांचा, रिलेशनशिप का ढांचा, और वेरियस डिपार्टमेंट यानी अलग अलग डिपार्टमेंट जब हम डिटरमाइन करते हैं, सेट करते हैं, तो इसको ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। आप देख रहे हैं कि जो हमने प्लान बनाया है, जो हमारी प्लानिंग है, उसके अकॉर्डिंग हमें इतने सारे काम करने हैं। ये सारे काम जब हम करेंगे तो हमें करने के लिए ह्यूमन मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी। ह्यूमन मशीनरी का मतलब है बहुत सारे पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी, ग्रुप ऑफ पीपल की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब बहुत सारे लोग मिलकर ये काम करेंगे हमारे साथ, तो ये ज़रूरी है कि उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्लियर हो, ताकि काम करने में कोई क्लैश ना हो और एक पर्सन अपनी जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर न डाले। तो हम क्या करेंगे, उनके रूल्स को डिसाइड करेंगे और अलग अलग डिपार्टमेंट्स डिसाइड करेंगे और ह्यूमन मशीनरी एक तरह से बनाएंगे। तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं। जो हमने कॉलेज खोलने का डिसाइड किया है, हमने कॉलेज का नाम रखा है APJ अब्दुल कलाम कॉलेज, न्यू दिल्ली। और इसमें सबसे पहले ऊपर होगा चेयरमैन। चेयरमैन के अंडर होगा एक प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल के अंडर 3 पर्सन होंगे। उसमें पहला पर्सन होगा हेड ऑफ द साइंस डिपार्टमेंट, दूसरा होगा हेड ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट, और तीसरा होगा हेड ऑफ ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट। तो 3 पर्सन रिपोर्ट करेंगे प्रिंसिपल को, और प्रिंसिपल रिपोर्ट करेगा चेयरमैन को। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के नीचे भी 2 वाइस प्रिंसिपल होंगे। साइंस डिपार्टमेंट के अंडर, हेड के अंडर वाइस प्रिंसिपल होगा 1, और वाइस प्रिंसिपल दूसरा 2। वाइस प्रिंसिपल फर्स्ट जो है वो BSc के कोर्स को मैनेज करेगा, और वाइस प्रिंसिपल जो सेकंड है वो MSc को देखेगा। इसी तरह से हेड ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंडर 2 वाइस प्रिंसिपल होंगे, एक BCom को देखेगा और दूसरा MCom के कोर्सेज को देखेगा। हेड ऑफ ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट में 2 वाइस प्रिंसिपल होंगे, एक BA के जो कोर्सेज है उनको देखेगा, दूसरा MA के कोर्सेज को देखेगा। और ये दोनों वाइस प्रिंसिपल अपने अपने हेड को रिपोर्ट करेंगे। हेड प्रिंसिपल को रिपोर्ट करेगा, प्रिंसिपल चेयरमैन को रिपोर्ट करेगा। ये जितने भी वाइस प्रिंसिपल है उनके अंडर 6 टीचर्स काम करेंगे। 6 टीचर होंगे हर वाइस प्रिंसिपल के नीचे। 6 टीचर्स। ये जो जितने भी 6 टीचर्स हैं, 6 टीचर्स हैं, ये वाइस प्रिंसिपल्स को रिपोर्ट करेंगे, और वाइस प्रिंसिपल्स हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को। इस तरह से एक, इसको बोलते हैं हायरार्की। क्या बोलते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने का एक रास्ता होगा। जैसे वाइस प्रिंसिपल BSc वो डायरेक्ट चेयरमैन को रिपोर्ट नहीं कर सकता, उसको पहले अपने हेड को बताना पड़ेगा, हेड प्रिंसिपल को बताएगा और प्रिंसिपल चेयरमैन को। ऐसे ही चेयरमैन डायरेक्ट ऑर्डर नहीं देगा। चेयरमैन कोई भी ऑर्डर देना है तो पहले प्रिंसिपल को देगा, प्रिंसिपल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को देगा, और उसके बाद वाइस प्रिंसिपल और फिर
टीचर्स के पास ही जाएगा। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ये इसको बोलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ रोल। और ये जो डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं जो सिमिलर नेचर की जो काम है उनको एक जगह हम ग्रुप बना के रखेंगे, उसको बोलेंगे डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो दो काम हमने समझ लिए, एक तो प्लानिंग और दूसरा ऑर्गेनाइजिंग। अब देखते हैं थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और वो है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मीनिंग क्या होता है? इट रेफर्स टू फाइंडिंग एंड प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट प्लेस ऑब्लिक पोस्ट ऑब्लिक डेजिग्नेशन। ये प्लेस, पोस्ट और डेजिग्नेशन एक ही है, सिमिलर है। तो हम इस स्टाफिंग में क्या करते हैं, राइट पर्सन को सर्च करते हैं, फाइंड करते हैं और उसको राइट पोस्ट पे प्लेस कर देते हैं। इसका मतलब हम प्लेस के अकॉर्डिंग या पोस्ट या डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग पद के अनुसार व्यक्ति की योग्यता देखते हैं और उस योग्य व्यक्ति को ही, इस एलिजिबल पर्सन को, कॉम्पिटेंट पर्सन को पोस्ट को हैंड ओवर कर देते हैं, पोस्ट पे बिठाते हैं काम करने के लिए। अब कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग में कंफ्यूज हो सकते हैं कि दोनों मतलब एक जैसा ही लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए मैं पहले आपको वापस ऑर्गेनाइजिंग पे ले जाता हूँ। तो ऑर्गेनाइजिंग में आप देखिए, ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर है जिसमें हमने ये डिसाइड किया है कि सबसे ऊपर चेयरमैन होंगे, उसके अंडर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के अंडर 3 हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और हर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के नीचे 2 वाइस प्रिंसिपल और उनके नीचे 6 यानी 6 टीचर्स काम करेंगे। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है ये एक्चुअल में पेपर वर्क है, अभी काम शुरू नहीं हुआ है। ये एक चार्ट है एक तरह का। अभी हमने किसी पोस्ट को किसी को दिया नहीं है, हमने इन पोस्ट को एक्टिवेट नहीं किया है। जब हम इन पोस्ट के ऊपर पर्सन को प्लेस करेंगे, जब हम पोस्ट की रिक्वायरमेंट जो है देखेंगे, किस पोस्ट को ऑपरेट करने के लिए किस तरह की क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस चाहिए, वो हम न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करेंगे कि हमें इस पोस्ट के लिए इस क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस का पर्सन रिक्वायर्ड है। वो पर्सन जब अप्लाई करेगा तो हम उसका इंटरव्यू लेंगे, उसका टेस्ट लेंगे और जो उसमें सबसे अच्छा होगा, उस राइट पर्सन होगा, उसको हम उस जो पोस्ट है उस पर प्लेस करेंगे। इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए हम एक फ़िल्म बना रहे हैं और उस फिल्म में एक रोल है, हीरो का है, एक विलेन है और एक हीरोइन है। ये 3 रोल हैं। अब ये जो हमने स्टोरी लिखी और रोल डिसाइड किया, ये तो ऑर्गेनाइजिंग है। अब मान लीजिए रोल जो है, हीरो का जो रोल है उसको प्ले करने के लिए, उसके लिए हमने स्क्रीनिंग टेस्ट लिया और 3 एक्टर्स आए। उसके लिए हमने तीनों का स्क्रीनिंग टेस्ट लिया और उसमें से एक एक्टर को हमने सेलेक्ट किया, उसको हीरो का रोल हमने दिया। तो जब हम एक्टर को सेलेक्ट करेंगे, 3 में से स्क्रीनिंग करेंगे और उसको रोल दे देंगे, वाकई जब वो रोल को प्ले करेगा, इसको तो बोलेंगे स्टाफिंग। और जब हमने रोल लिखा था, स्टोरी लिखी थी और रोल लिखा था, तो उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग एक पेपर वर्क है, अभी यहाँ पर काम शुरू नहीं हुआ है और काम शुरू करने के लिए हमें पर्सन की रिक्वायरमेंट है, तो हम उस पर्सन को सर्च करेंगे। तो आपको ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये जो चार्ट है इसको हम बेस बनाकर दूसरे फंक्शन भी समझेंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग के बाद हमने स्टाफिंग को भी समझ लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ और नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या है? जब हम पर्सन्स को इकट्ठा कर लेंगे, असेंबल कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे पर्सन थे, जो कुछ लोग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, कुछ वाइस प्रिंसिपल हैं, कुछ टीचर्स हैं। तो इनको जब हम इनसे काम करवाएंगे, अब हम जब इनको हम पोस्ट हमने हैंड ओवर कर दी है, तो अब इनसे काम भी करवाना है हमें, क्योंकि हमारे टारगेट्स हैं। तो टारगेट्स के लिए अचीव करने के लिए हमें काम करना होगा, करवाना होगा। तो डायरेक्टिंग में हम एक्चुअल में वर्क स्टार्ट करते हैं, वर्क इनिशिएट करते हैं। तो डायरेक्टिंग का मीनिंग देखते हैं। इट रेफर्स टू कम्युनिकेटिंग, सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को कम्युनिकेट करना, उनके साथ कम्युनिकेशन करना, उनका काम चेक करना, सुपरवाइज करना, उनको इंस्पायर करना, इंड्यूस करना और उनको लीड करना, उनको नेतृत्व प्रदान करना। ये सारे काम, 4 काम आ रहे हैं इसमें, देखेंगे। डायरेक्टिंग 4 काम से बना है, कम्युनिकेशन, सुपरवाइजिंग, मोटिवेशन और लीडरशिप से। तो उसको बोलेंगे डायरेक्टिंग। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर था ऑर्गेनाइजिंग का, इसमें इतने सारे पर्सन हैं। ये सब पर्सन जब हम इनसे काम करवाएंगे तो हमें इनको कुछ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। विदाउट कुछ कम्युनिकेशन ये कैसे समझेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो हम इनको कम्युनिकेट भी करेंगे। दूसरा, हम इनको
इनका काम चेक भी करेंगे, सुपरवाइज करते रहेंगे, देखते रहेंगे कि एज़ पर इंस्ट्रक्शन ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर इनकी काम करने की क्षमता है लेकिन इच्छा नहीं है तो हम इनको मोटिवेशन देंगे, इंस्पायर करेंगे, और जो मैनेजर है वो अपने बिहेवियर से इनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा पॉजिटिव वे में, उसको बोलते हैं हम लीडरशिप। तो इस तरह से डायरेक्टिंग में 4 एलिमेंट शामिल हैं। इसके बाद लास्ट में जो फंक्शन आता है वो आता है कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग एक्चुअल में लास्ट फंक्शन है, लेकिन ये वापस प्लानिंग से जुड़ जाता है और सर्कुलर फ्लो बन जाता है एक। और यहाँ पर कंट्रोलिंग का मीनिंग देखते हैं। इट रेफर्स टू रिमूविंग गैप डेविएशन बिटवीन एक्चुअल रिजल्ट एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट या स्टैंडर्ड रिजल्ट। प्लानिंग में हम स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं, सबको टारगेट देखते हैं, उसके बाद हम उनको डायरेक्शन देते हैं, स्टाफिंग भी करते हैं, सारे फंक्शन करते हैं। अब हम ये भी देखेंगे कि जो इंस्ट्रक्शन हमने दिए थे, जो टारगेट हमने सेट किए थे ऑर्गेनाइजेशन के हर आदमी के लिए, क्या उसने उस टारगेट को अचीव कर लिया, उसका एक्चुअल में परफॉर्मेंस क्या है, और एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड रिजल्ट में क्या कोई गैप है। अगर वो गैप है तो उसको डेविएशन बोलते हैं। हम उस डेविएशन को रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। अगर कंट्रोलिंग को हम छोड़ देंगे तो बाकी के 4 फंक्शन का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। कंट्रोलिंग को एक और तरीके से समझ सकते हैं, इट एंश्योर्स वर्क अकम्प्लिशमेंट एज पर प्लान। प्लान के अकॉर्डिंग काम हुआ या नहीं हुआ ये एंश्योर करता है कंट्रोलिंग, और कंट्रोलिंग के एक्सपीरियंस वापस प्लानिंग में यूज़ होते हैं। तो इस तरह से हमने मैनेजमेंट के 5 फंक्शन पढ़ लिए हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी मैनेजमेंट की स्टार्टिंग वाली सबसे पहले, तो वो डेफिनेशन जो है वो हम पूरी डिस्कस कर चुके हैं, और उसमें जितने भी की टर्म्स थे वो हमने समझ लिए हैं। और इन की टर्म्स को समझने के बाद हमें मैनेजमेंट की डेफिनेशन समझ में आ गई है। हमने प्रोसेस देख लिया, हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग का मीनिंग देख लिया। हमने ये भी देख लिया कि टारगेट्स और गोल्स क्या होते हैं, इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होती है। तो इस तरह से मैनेजमेंट का जब हम फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं तो ये बिल्कुल सही है। मैनेजमेंट इज़ ए प्रोसेस, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है 5 फंक्शन की, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, विच एम्स, जिसका एम होता है अचीव करना ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स को, डेस्टिनेशन पॉइंट्स को, एंड पॉइंट्स को इफेक्टिवली यानी टाइम पर, और एफिशिएंसी के साथ यानी मिनिमम कॉस्ट के साथ। तो इस तरह से ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, तीनों टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। वीडियो देखने के बाद ऑनलाइन टेस्ट जरूर अटेम्प्ट कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपके कोई कमेंट्स या सुझाव या क्वेरीज़ हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मिलेंगे, बाय बाय।